नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है बिल्ड। और हम लोग सीख रहे हैं कैसे आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं, टीम। और आज एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं टीम बिल्डिंग में। और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जितने भी कंपनीज 100 100 एम्प्लॉयज़ के ऊपर जाते हैं, वो उनका सीईओ का तो मेन काम यही रहता है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और वो ये भी कहते हैं मुझे और अर्ली ऑन ध्यान देना चाहिए था। अगर इस चीज़ को शुरू से ध्यान नहीं दिया जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो कंपनी जाकर के आगे बर्बाद हो जाती है। और वो है कल्चर। कल्चर, कंपनीज कल्चर। पहले मुझे लगता था कि हम लोग की जो ग्रोथ है स्लो है, बहुत स्लो है। लेकिन अब बिल्ड को पढ़ने के बाद लग रहा है कि अच्छा है, जिस स्पीड में चल रहे हैं बहुत अच्छा है। जैसे अभी स्कूटी चल रही है तो स्कूटी की स्पीड ज़्यादा नहीं है तो अच्छा है, ये आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसे ही अब मुझे अपनी टीम के बारे में भी लगता है कि आपको बहुत तेज़ ग्रो नहीं करना चाहिए। इसके पहले हमने पढ़ा था किस तरह से टोनी फेडल जब छोड़े होंगे एप्पल, जब उन्होंने नेक्स्ट कंपनी चालू की तो इनकी नेटवर्थ मोर देन 200-300 मिलियन डॉलर रही होगी। इनके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी जब नेक्स्ट कंपनी इन्होंने स्टार्ट की तो कहाँ से स्टार्ट की? गराज से, टूटी फूटी कुर्सियों से। और उन्होंने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो पैशनेट थे उस चीज़ के लिए, प्रोडक्ट के लिए, उस जो बना रहे थे लोग, कस्टमर्स के लिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने पहले कवर कर लिया है हायरिंग के प्रोसेस में, कि आप ऐसे लोगों को ही हायर करिए जो आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपके काम के बारे में, मिशन के बारे में पैशनेट है। टोनी कहते हैं हम चाहते थे जैसे जैसे हमारी कंपनी ग्रो हो तो उसमें वही गराज वाला डीएनए हो। अब डीएनए नॉर्मली नहीं समझ में आएगा जो बच्चे नहीं जानते, बट जो लोग भी थोड़ा बहुत भी समझते हैं डीएनए को, बॉडी के अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिकेशन है डीएनए। हर एक आदमी का, आपका डीएनए मेरे डीएनए से अलग होगा। नहीं दिखा है कहीं पर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो डीएनए टेस्टिंग की जाती है। तो ऐसे ही हर एक कंपनी की अपनी डीएनए होती है, उसका एक अपना कल्चर होता है। कल्चर डीएनए एक ही चीज़ होती है। टोनी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का डीएनए कल्चर वही रहे जो शुरू में था, जैसे अभी मेरा और रिम्पी का, हम दोनों का एक कल्चर है, एक समझौता है, एक जीने का तरीका है। बच्चे आ गए तो उसमें वही लोग हैं। अब एक साथ मान लीजिए मेरा पूरा गांव आ जाए तो हमारा घर का पूरा कल्चर ही बिगड़ जाएगा, इसलिए हम बचा के रखते हैं। टोनी कहते हैं यही आपको अपनी स्टार्टअप में भी करना चाहिए कि जब आप नए लोगों को भर्ती करें तो धीरे धीरे भर्ती करें ताकि आपकी कंपनी का डीएनए कल्चर बचा रहे। और कैसे नए लोग सीखेंगे, वो आपको करते हुए देखेंगे तो उनको कल्चर समझ में आएगा। लर्न बाय डूइंग बोलते हैं। वो आपको देख करके सीखते हैं, एक टीम के साथ काम करके सीखते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिकली सीखना। ऑर्गेनिकली मतलब एक फिजिकल आदमी है उसके साथ रहना और उसके साथ सीखना। ऑर्गेनिक ग्रोथ भी ये होता है कि धीरे धीरे ग्रो करते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, या एक ग्रोथ होती है जहां पर आप ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं करते, आप बाई आउट करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम का अलग कल्चर रहा होगा, फेसबुक का अलग कल्चर रहा होगा। वो दोनों ज़बरदस्ती खरीदे गए हैं, शादी हुई है इन दोनों के बीच में। तो अब सवाल ये उठता है कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है अगर आप अपनी कंपनी के कल्चर को मेंटेन करना चाहते हैं? तो वो है पर्सन टू पर्सन। एक आदमी दूसरे आदमी को तैयार करे उसी कल्चर में। नंदिनी पूछ रही थी कि सर अगर मैं इस कंपनी में आती हूँ तो मैं करूँगी क्या? इट्स अ गुड क्वेश्चन। मान लीजिए मैं आपको कल से 50,000 रुपये की सैलरी ऑफर कर दूँ और मैं आपको बोल दूँ आप जिनोगा के प्रोडक्ट मैनेजर हैं और आपका काम है, कल से जॉब है, अब करेंगे क्या? और इसके साथ साथ मैं आपको बजट भी दूँ कि 20 लाख रुपए का बजट है, आपको 10 लोगों को हायर करना है। आप कैसे लोगों को हायर करेंगे? इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कल्चर, क्योंकि जो नए लोग आएंगे उनका भी डिसीजन लेने के लिए उनके सर पे काम आएगा, डिसीजन लेना है। और ये तब होता है जब आप फास्ट ग्रो कर रहे हैं कि नए लोग आए, नए लोगों से आप वो काम कराएंगे जो एक्चुअली आपको करना चाहिए। हमारी कंपनी पिछले 2 साल में 30-35 लोग ग्रो हुए हैं। मैं मेडॉल में था। मेडॉल
2 साल में 300 कंपनीज का ग्रोथ हो गया उसमें। उसको तो शुरू से ही राजू वेंकटरमण की वो तीसरी कंपनी थी, 2 कंपनी बना करके सेल कर चुके थे वो। मेडॉल को भी वो सेल कर चुके हैं, अब वो एग्जिट हो चुके हैं उसमें से। तो मुझे तो समझ में नहीं आया था उसका कल्चर, और मैं कभी फिट भी नहीं हो पाया था। यूजुअली क्या होता है, जब आप किसी नई बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी में काम करते हैं तो आपको 1 हफ्ते का ओरिएंटेशन दिया जाता है कि आप हमारी कंपनी के टीम मेंबर हैं और आप काम करिए। कल्चर के बारे में कोई सोचता ही नहीं है फास्ट ग्रोइंग कंपनी में। बट एप्पल जैसी कंपनी, या जो जो सोचती है मुझे ग्लोबल लेवल पे पहुंचना है, दे आस्क दिस क्वेश्चन कि हमारी कंपनी का डीएनए क्या है, कल्चर क्या है। तो टोनी कहते हैं 1 आध हफ्ते के ओरिएंटेशन से काम नहीं चलेगा, ये 1 to 1 होगा। एक आदमी दूसरे आदमी को तैयार करे। जैसे अभी कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का एक अलग कल्चर है, एक कल्चर है वहाँ पे। एक सिंपल सी मैथमेटिक्स है, जो फास्ट ग्रोइंग कंपनी, अगर आज हम लोग ही किसी इन्वेस्टर के पास जाएं, और शायद इसी समय बहुत सी ऐसी कंपनीज होंगी, मेरी नज़र में तो 1-2 हैं भी जो बहुत तेज़ ग्रो हो रही हैं, उसमें आपके पास मान लीजिए अभी 50 लोगों की टीम है जो उस कल्चर को समझती है। जैसे मैं, दिलीप, सुधीर, पल्लवी इस कल्चर को समझते हैं, और 50 लोगों में आपने 100 लोगों को और ऐड कर दिया, तो आपका कल्चर खत्म। इट इज़ सिंपल मैथ, खत्म। इस घर में अभी 3 लोग हैं, इसी कमरे में अगर 6 लोग और आ जाए जो इस क्लास को नहीं समझते, तो इस क्लास का कल्चर खत्म। ठीक ऐसे ही एक कंपनी का कल्चर खत्म। इस सिंपल सी बात से समझ जाइए कि कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। तो नहीं कहते हैं, और अगर मान लीजिए अब आप बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कंपनी में एग्जीक्यूटिव्स को हायर करने के लिए। एग्जीक्यूटिव्स मतलब डिसीजन मेकर्स। एक तो वो होते हैं जो ऑपरेशंस का काम करते हैं, जिनको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेने हैं, उनको कस्टमर्स को फेस करना है, जो प्रोडक्ट दिया गया है वो दे देना है, तो वो ऑपरेशंस का काम है, वो एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है। अगर आप एग्जीक्यूटिव हायर कर रहे हैं तो आप ऐसा मत एक्सपेक्ट करिए कि उनको हायर किया, उनको कंपनी का एक ब्रोशर दे दिया, जो भी एक पैकेज होता है, ज्वाइनिंग पैकेज, वो दे दिया और जाइए काम पे जाइए। ऐसा आप नहीं कर सकते। शुरू के पहले 1 या 2 महीने तक आपको उनको माइक्रो मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज वो कल्चर डेवलप करने बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब एग्जीक्यूटिव लेवल पे किसी को हायर करते हो तो आपको लगता है कि ऐसा ना हो कि उसको खराब लगे, क्योंकि वो भी आदमी पढ़ा लिखा आदमी है। टोनी कहते हैं इसकी चिंता मत करिए, माइक्रो मैनेज करिए। उसको पता चलना चाहिए कि वो किस टाइप की कंपनी में आया है, उसको कल्चर पता चलना चाहिए। हमारे यहाँ इस पूरी पूरी बिल्डिंग में 30-35 लोगों के ग्रुप में एक भी बंदा स्मोकिंग नहीं करता। ये अच्छी चीज़ है। अगर आपको फ्रीडम देने की चिंता करनी भी है एक नए एम्प्लॉय को, तो अभी तो नहीं करनी है, शुरू में तो नहीं करनी है। शुरू में उसको पूरी हेल्प चाहिए ताकि उसको काम भी समझ में आए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चर समझ में आए। हम लोग बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करने वालों का, और ये लोग कौन होते हैं? जिनको दूसरे लोग रिपोर्ट करते हैं। एक एग्जीक्यूटिव को कम से कम 10, 15, 20, 25 लोग रिपोर्ट करते हैं। तो उसको आप बताइए डिटेल में कि हम लोग यहाँ पर कैसे काम करते हैं। नहीं तो क्या होगा, वो गलतियां करेंगे और बाकी लोग, उनके नीचे के लोग एलियनेट हो जाएंगे, डरेंगे। आप मेरे बॉस हैं, मैं आपसे पूछने आता हूं, आप मुझे जवाब नहीं देते, तो फिर मैं आपसे पूछने नहीं आऊंगा, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। तो जो एक एग्जीक्यूटिव का जो पर्पस है वो दूसरों को हेल्प करे, ग्रो करे, वो होगा ही नहीं। जब आप किसी नए एग्जीक्यूटिव को हायर करते हो तो उसको ढेर सारी बातें करनी होगी। जब आप उनको सिखाएंगे, आप उनको बताइए साफ साफ कि देखो तुमने ये मैनेज किया था, इस आदमी से ये बोला था, ये वाला चीज़ काम नहीं किया तुम्हारा। वैसे यहाँ पर मैं रोज़ करता हूँ अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में। मिथुन जब काम करता है, डॉक्टर मिथुन, और वहाँ पर दूसरी असिस्टेंट्स हैं जो टेक्नीशियंस हैं, उनके बीच में हमेशा बहस होती है, लड़ाइयाँ होती हैं। तो उसको हमको बताना पड़ता है कि ये जो तुम सीनियर हो, ये चीज़ तुम्हारी गड़बड़ थी, और जूनियर को बताना पड़ता है कि तुमने सर की ये बात ठीक से समझी नहीं। बिकॉज बट ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सीनियर्स के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर। तो उनको ट्रेन करके आप उनको बताना पड़ेगा तुम्हारी ये चीज़ तो काम करी, ये चीज़ काम नहीं करी। आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर मैं तुम्हारी जगह हूं, जैसे मैंने इस कंपनी का ये कल्चर साफ साफ बनाया है कि एज अ अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट, डॉक्टर की तरह से, अगर मैंने एक अल्ट्रासाउंड किया है और उसकी रिपोर्ट बनाई है और उसमें मेरे टाइपिस्ट को कोई मिस्टेक मिलती है, तो उसको फटाफट बताना चाहिए मुझे। कोई ग्रॉस मिस्टेक या कोई छोटी मिस्टेक, कोई सटल मिस्टेक भी हो जो उसके हिसाब से मिस्टेक है, वो मुझे बताए। उसके बाद फिर मैं उसको चेक करूंगा कि वो सच में मिस्टेक है या मैंने जानबूझ के ऐसा किया है। लेकिन ये चीज़ डॉक्टर को नहीं पता थी। तो मुझे आकर के टाइपिस्ट ने बताया कि सर ये तो गड़बड़ रिपोर्ट दे रहे हैं यहाँ पर। फिर उस रिपोर्ट को देखा तो मैंने उसको बताया कि देखो ये चीज़ मैं तुम्हारी जगह पर ऐसे करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आप एग्जाम्पल्स के साथ उनको बताइए कि मैं तुम्हारी जगह पर कैसे काम करूंगा। स्कूल्स में टीचर्स को देखिए, अगर मैं टीचर्स को हायर करता हूं और टीचर किसी बच्चे को डांट कर पढ़ाती है तो मैं उसको बोलूंगा मैं तुम्हारी जगह ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। आप उनको ये बताइए कि हमारी कंपनी में कौन सी चीज़ इंकरेज की जाती है, ये बढ़ावा दी जाती है, ऐसे ये अच्छा बिहेवियर है। अगर तुम किसी को सपोर्ट करते हो, या आपकी कल्चर से मालूम पड़ेगा क्या चीज़ है उसने गलत की है जो आप नहीं इंकरेज करते या क्या इंकरेज करते हैं। आप उनको पूछिए कि किससे, आप उनको बताइए कि अगर तुम मुश्किल में हो और मैं नहीं अवेलेबल हूं तो किसके पास तुम जाकर के हेल्प ले सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आप किसके पास जा सकते हैं उनको बताइए। ये एग्जीक्यूटिव के लेवल की बात चल रही है। क्यों बात चल रही है सब? ताकि क्या ना खराब हो आपकी कंपनी का कल्चर। इसको अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? ये अगले दिन से आप अप्लाई कर सकते हैं। जब कोई चीज़ आपको पता चलती है आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। यही एक एक आदमी, ईच वन टीच वन, यही तरीका है एक आदमी को अपनी कंपनी का कल्चर बचा के रख पाने का, अपनी कल्चर में, अपने स्टाइल में, अपनी टीम के प्रोसेस में इमर्स करने का, जोड़ने का। आपकी जो कंपनी है उसमें आप एक झुंड है, झुंड नहीं होता भेड़ियों का झुंड, तो आप उनको पुश दीजिए कि अरे ग्रुप के साथ जाओ, ग्रुप के साथ, नहीं तो बेचारे बगल में खड़े होंगे और कोई सुनता नहीं है। जो पुराने स्टाफ्स होते हैं, जूनियर स्टाफ्स, अगर नया आदमी आया और वो कल्चर को नहीं समझता और वो पुराने वाले कल्चर को समझते हैं तो नए की बात ही नहीं सुनेंगे, इनकी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। तो ये लोग कुछ दिन में भाग जाएंगे, या तो ये लोग भाग जाएंगे या तो नीचे कुछ नए लोग हैं उसमें से कुछ लोग भाग जाएंगे। तो आप उनको पुश करिए ताकि वो लोग एक एक पैक में घूमे, ना कि अलग थलग। नहीं तो क्या होगा, वो लोग अपना बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ अभी हो जाएगा, कुछ दिनों में मेरे बॉस वो मुझे अपना बॉस मान लेंगे, बॉस मान लेंगे, बॉस मान लेंगे। अच्छा, जब हम लोग ना किसी को हायर करते हैं, अगर आप एक बॉस हैं, ये चीज़ आप भूल जाएंगे क्योंकि आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। जब कोई आदमी आपकी कंपनी में ज्वाइन करता है, एक नई टीम को ज्वाइन करना डरावनी चीज़ है। आप किसी को जानते नहीं हैं, आपको पता नहीं है कि मैं इस ग्रुप में फिट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, आपको पता नहीं है कि इस ग्रुप में मैं सक्सीड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। चाहे आप किसी भी लेवल पे जाएं, इवन एट द लेवल ऑफ सीईओज, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज होते हैं। हमने पढ़ा था जी का सीईओ चिट्ठी लिख रहा था कि जब ड्राइवर की सीट पर नहीं होते तभी लगता है कि कंपनी ऐसे चलानी चाहिए, जब सीट पर आओगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा क्या क्या मुश्किलें होती है। उसने यही कहा था। एक छोटी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके सर पे आ जाती है और आप एक नए एम्प्लॉय होते हैं तो आप नहीं जानते क्या होगा। मैट बोलते हैं कोई भी नया आदमी आता है हमारी टीम में तो उसको पता नहीं है, डरता है वो। इसलिए इसने अपनी कंपनी में एक नया ही चीज़ चालू किया, उसका नाम है ब्राउन बैग लंचेस विद सीईओ। कि आप सीईओ मतलब टोनी के साथ ब्राउन बैग लंच कर सकते हैं। ब्राउन बैग में लंच लेकर आइए और हम लोग साथ में बैठ के लंच करेंगे। और बोलते हैं मेरा जो इमीडिएट कलीग था मैट, वो भी ये करता था। हर 2 से 4 हफ्ते में हम लोग 15-20 लोगों को, 25 लोगों को इकट्ठा करते थे और इनफॉर्मल लंच, मतलब खाना, कुछ बर्गर कुछ इकट्ठा किया, ऐसे ही बैठ रहे हैं और बात कर रहे हैं। बोलते हैं हमने ये भी कोशिश किया इस बीच में, अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को क्रॉस पॉलिनेट किया, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट करे, बातचीत करे। इसलिए स्टीव जॉब्स ने एप्पल का एक एंट्रेंस ऐसा बनाया था कि वहाँ से लोग घूमें फिरें, कनेक्ट करें, क्रॉस पॉलिनेट करें, तभी आइडियाज़ एक दूसरे के साथ हिट करते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं। एप्पल को ऐसा डिज़ाइन बनाया जहाँ पर सब लोग वहाँ से गुजरें। एक बड़ा सा, उसको बोलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग मजबूरी से उस जगह से गुजरें और वहाँ पर बैठें, बातचीत करें। समथिंग लाइक अ रेस्टोरेंट जैसे होता है, बट वो ओपन बड़ा सा हॉल जहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ घूमें फिरें। इट्स अ प्लेस वेयर यू विल हैव टू, आप देखेंगे ही, नहीं तो पता क्या होता है, एक डिपार्टमेंट वो बिल्डिंग में, एक डिपार्टमेंट वो बिल्डिंग है, ये आदमी उसको कभी देखता ही नहीं, तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता। क्रॉस पॉलिनेशन, ये जो लंच होते थे इसमें कोई मैनेजर नहीं होता था, इसमें कोई एग्जीक्यूटिव नहीं होता था, इसमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं देते थे पावर पॉइंट बना करके, ये ऐसे लंच कर रहे हैं बैठ करके। बुगीमैन जानते हैं इसको बोलते हैं, डरावना आदमी। बुगीमैन मतलब वो बाबा जाएगा, डरावना बाबा। तो ये जो मीटिंग करते थे हम लोग इसलिए करते थे ताकि वो लोग जो मुझसे डरते हैं, अभी वैभव ही मुझसे डरता था, बुगीमैन था मैं इसके लिए, बेचारे के लिए। और फिर इन कैजुअल मीटिंग्स में वो मुझसे पूछा करते थे प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारी पॉलिसीज के बारे में, मेरे बारे में पूछते थे, मतलब टोनी के बारे में पूछते थे, और पूछा करते थे जब आप एप्पल पे थे तो कैसे काम करते थे, क्या होता था। और बोलते हम लोग वहाँ पर मसाज क्यों नहीं अलाउ करते थे, या पर वहाँ पर कोड नेम क्यों होते थे इतने ढेर सारे, जो कुछ भी एप्पल में होता होगा उसके बारे में लोग पूछते थे। और मुझे याद है, अपने बारे में याद है, एक बार राजू हमारे मेडॉल के सीईओ, और बड़ा स्ट्रेंज था, मैं उनके ऑफिस के जस्ट बाहर ही बैठा रहता था, एक टेबल थी, मेरे एक कंप्यूटर मिला था,
एक बार आए, बोलते हैं आशीष कम, मुझे लेकर गए अपने साथ एक सुशी रेस्टोरेंट में लेकर गए। आप तक मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई रेस्टोरेंट देखा नहीं। वहाँ गए और एक टेबल होती है, टेबल के सामने एक बड़ी टेबल रहती है, उस पर गैस होता है और उसी पे शेफ़ खाना बनाता है। सामने वहीं आप जो भी खाते हैं वो तुरंत सामने बनाता है और वो गर्मा गर्म आपको देता है, आप खाते हैं। मैं खा रहा हूँ और वहाँ पर मुझसे पूछ रहे थे, राजू तुम्हें क्या पसंद है, व्हाट आर यू एक्साइटेड अबाउट आशीष। मैं सोच रहा हूँ ये आदमी मेरे को इतना टाइम क्यों दे रहा है यार, ये तो सीईओ है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि गाड़ी में बैठकर घूमे, सुशी खाया, फिर कुछ डेजर्ट खिलाया उसने। बट आई थिंक व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू वाज कनेक्ट एंड ट्राई टू, हाँ वही जो ये करता है। लेकिन ये खाली कल्चर का मतलब क्या है, क्यों हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, खाली दोस्ती क्यों कर रहे हैं? ये एक चांस था, एक मौका था ये बताने के लिए कि उनका जो भी काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको ये बताने के लिए कि तुम्हारी टीम का, क्योंकि टीम का गोल अलग होता है, हर टीम को अपनी अलग गोल मिलती है और तुम्हारी टीम का गोल हमारी कंपनी के गोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनको एहसास दिलाने के लिए, और उनको ये भी बताना था कि जो तुम लोग करते हो उसकी वजह से हमारा कल्चर बनता है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है। और उनको ये भी बताना होता है कि क्या चीज़ें काम नहीं कर पाएंगी। मैंने कहा ना, एक नया एम्प्लॉई ऐसा होता है जैसे कि एक बच्चा किसी भी स्कूल में जाए पहली बार। आप क्लास 12th के बच्चे नए कॉलेज में गए, नए स्कूल में गए, आप डरेंगे। तो ऐसे ही बोलते हैं ये तरीका था कि लोग ज्वाइन कर सके, मुझे कभी भी कनेक्ट कर सके, कभी भी उनके पास कोई सवाल हो तो मेरे पास आ सके, या कोई सीनियर मेंबर उसके पास जाकर के पूछ सके। और मैंने देखा है यहाँ पर नए बच्चे नहीं खुल पाते, इतना आसानी से नहीं खुल पाते। ऐसा ही है जैसे शादी में बहू जाए और डरती रहे अपने ससुराल में। और उसमें ये भी था कि कोई भी एम्प्लॉई साल में 5 लंच के लिए हमारे साथ आ सकता है। लंच था क्या, इसको आप बोल सकते हैं कल्चरल इनोकुलेशन। इनोकुलेशन जानते हैं क्या होता है? जैसे वैक्सीन दिया जाता है, एक बच्चे को वैक्सीन दी जाती है ताकि उसको बीमारी ना हो, तो ऐसे ही उसको कल्चर की वैक्सीन लग रही है ताकि वो इनडिफरेंस में ना चला जाए, कटा कटा अलग थलग ना रहे, एपैथी में ना रहे। एपैथी मतलब समझते हैं? अभी अमर बता रहा था, अभी एक नई एचआर आई है। पहले एचआर बहुत अच्छी थी, अब वो चली गई, छोड़ दिया जॉब, नई वाली आई है। उसने तो अपने क्यूबिकल्स हटा दिए थे, टेबल रखा था, इसने तो अपना पूरा क्यूबिकल खुद का बना दिया। एपैथ अलग से रहती है, अलग थलग कनेक्ट ही नहीं करती। तो कल्चर के लिए कुछ करना पड़ेगा एसएपी को, क्योंकि जो भी आदमी नया ज्वाइन करता है ना, उसको यही फीलिंग रहती है कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ लोगों को इससे फ़र्क पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए हाँ फ़र्क पड़ेगा। लोगों को ये लगता है कि यार हम कुछ भी कर लें ऊपर के लोग नोटिस नहीं करेंगे। तो इसके थ्रू, इस तरह के कल्चरल इनोकुलेशन के थ्रू उनको बताया जाता था कि तुम लोग इंपॉर्टेंट हो, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और इस तरह से बोलते हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी ग्रो हुई। हम लोग अकेले अकेले भी थे लेकिन ग्रुप्स में आगे बढ़े। जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स थे, जो अकेले अकेले काम करते थे, वो धीरे धीरे ग्रो होकर के क्या बने, मैनेजर्स बने। और मैनेजर्स धीरे धीरे बढ़ के क्या बने, डायरेक्टर्स बने। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको जो चैलेंज दिया गया था वो सब उस चैलेंज को अचीव कर पाए, और बहुत से लोगों ने तो उसको बियॉन्ड जाकर के दिखाया अपना काम, और कुछ नहीं कर पाए। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपने शुरुआत के दिनों में जिसको हायर किया था, वो बाद में जब आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं तो वो फिर बड़ी कंपनी के लिए वो लोग सूट नहीं करते। और बहुत बार तो ऐसा होता है आपने सीधे गलत आदमी को ही हायर कर लिया, उसमें आपने कल्चर के बारे में सोचा ही नहीं होगा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी मीडियोकर आदमी को हायर कर लिया, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो इंडिविजुअली बहुत अच्छे थे लेकिन जब कल्चर में आए तो सही नहीं थे। और बहुत बार कोई वजह नहीं होती, आपने ऐसे लोगों को हायर कर लिया है कि जो आपकी कंपनी में सक्सेसफुल नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन में आपको उनको फायर करना होता है। लेकिन अच्छी कंपनी फायर भी अच्छे तरीके से करती है। वो कैसे करती है ये हम लोग कल पढ़ेंगे। इस पूरे जो हायरिंग प्रोसेस में हम लोग 5 चीज़ें सीख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट था ईगर न्यू ग्रेड्स, वो हमने कवर कर लिया। उसके बाद डिफाइंड हायरिंग प्रोसेस, ये भी बहुत डिटेल में बताया गया है। तीसरा, अ थॉटफुल अप्रोच टू ग्रोथ, जब आप ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सोच समझ के थॉटफुल अप्रोच होना, जैसे अभी हमने पढ़ा कल्चर, ये यही था, थॉटफुल अप्रोच टू ग्रोथ। इसी के साथ साथ नेक्स्ट था प्रोसेस ऑफ एंश्योर न्यू एम्प्लॉइज आर इमर्स्ड एंड बिल्ड योर कल्चर फ्रॉम डे वन। डे वन से ही आप नए एम्प्लॉइज को अपने कल्चर में कैसे जोड़ें। और उसके बाद कल पढ़ेंगे हाउ टू फायर देम, अ वे टू कीप एचआर हायरिंग टॉप माइंड फॉर लीडरशिप। इसी में एक और पॉइंट आएगा कि आपका एचआर ऐसा होना चाहिए कि 24 घंटे वो सोचता रहे, खोजता रहे टॉप लोग जो मुझे चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है। अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं तो इस पूरी सीरीज़ को ध्यान से देखिए, इस कोर्स को ज्वाइन करिए और हमारे साथ कनेक्ट करिए। इन कोर्सेज़ में हम आपको पर्सनली गाइड करते हैं सीखने के लिए, तो वेट मत करिए, ये नंबर है, इस पर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।